हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की जो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें तीसरे टॉपिक के रूप में हम लोग ने वैदिक काल या वैदिक पीरियड को स्टार्ट किया था, जिसके प्रारंभिक दो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने यह देखा था कि किस प्रकार से वैदिक काल दो पार्ट पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित हुआ था, और उसके पश्चात पूर्व वैदिक काल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। तीसरे पार्ट में हम लोग उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 और पार्ट 4 में इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें वैदिक काल एज अ टॉपिक इंक्लूड हो, तो ये उम्मीद करेंगे आप लगभग सभी प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसका टाइम पीरियड क्या था। जिस प्रकार पूर्व वैदिक काल का जो टाइम फेज था वह था 1500 से 1000, और फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। इस वजह से इसका टाइम पीरियड था 1000 BC से लेकर 600 BC के आसपास। फिर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं आ जाती हैं कि उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषताएं थी। उत्तर वैदिक काल एक लौह युग का आरंभ इस काल से माना जाता है, क्योंकि 1000 BC के आसपास लोहे की खोज होती है और फिर लोग लोहे का उपयोग प्रारंभ करते हैं। तो यह एक लौह युग काल भी माना जाता है। स्थायी जीवन का प्रारंभ हो चुका था। पूर्व वैदिक काल में जहाँ लोगों का जीवन लोग घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और उनका मुख्य पेशा हुआ करता था पशुपालन। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते लोगों का जीवन अस्थायी हो गया था। वे एक जगह घर बनाकर या किसी प्रकार से एक व्यवस्था बनाकर रुकने लगे थे और उनका मुख्य पेशा पशुपालन न होकर अब कृषि हो गया था। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कृषि मुख्य पेशा किस काल में हुआ था। तो यह उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होता है और इस समय लोग अस्थायी होने लगते हैं। कृषि के लिए अस्थायी जीवन का होना भी आवश्यक है, तो इसी वजह से कृषि का विस्तार इस काल में प्रारंभ होता है और लोहे की खोज होने से भी कृषि कार्य में काफ़ी वृद्धि होती है। क्षेत्रीय जनपदों का अब सृजन हो चुका था। वर्ण व्यवस्था अब अस्थायी हो चुकी थी, जबकि पूर्व वैदिक काल में हम यह देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था अस्थायी नहीं थी। उस समय कर्म प्रधान हुआ करता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अस्थायी हो चुकी थी। यज्ञ कर्मकांड प्रारंभ हो चुके थे इस समय। ओके फ्रेंड्स, आर्यों का विस्तार इस काल में होता है, क्योंकि समय जैसे जैसे बीतता है आर्यों का भी विस्तार होता है और एक उनके अकॉर्डिंग व्यवस्थाएं प्रारंभ होती हैं, जैसे राज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी काफ़ी विस्तार इन व्यवस्थाओं का भी काफ़ी विस्तार होता है। और वैसे भी किसी कालखंड के बारे में अगर पूरी जानकारी प्राप्त करना है कि किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार का लोगों का दिनचर्या उस समय काल में रहा है, तो 2 से 3 व्यवस्थाओं का जानना अनिवार्य है, जैसे राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। इससे यह एक आभास हो जाता है कि उस कालखंड में लोगों का जीवन किस प्रकार रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राज व्यवस्था किस प्रकार की थी उस समय में। राज व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, लेकिन अस्थायी होने के पूर्ण साक्ष्य नहीं है। यह व्यवस्था वंशानुगत थी, ऐसा भी स्पष्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके कुछ साक्ष्य भी हैं, इससे यह चीज़ें क्लियर होती हैं कि वंशानुगत थी, ऐसा एकदम क्लियर स्पष्ट नहीं देखने को मिलता है। जैसे राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह हमें ऐतरेय से देखने को मिलता है, जबकि राजा के निर्वाचन का सिद्धांत हमें अथर्ववेद से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह कन्फ्यूज़न होता है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था थी, ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है। व्यवस्था थी लेकिन यही थी ऐसा साक्ष्य देखने को नहीं मिलता है। राजा इस काल में उपाधियों को धारण करता था। वह अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए कई उपाधियां धारण करता था, जैसे विराट, सम्राट, भोज, स्वराट, यानी राजन जिसे बोलते थे, वह अपनी सर्वोच्चता को प्रदर्शित करने के लिए कई सारी बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करता था। विराट, फिर सम्राट, फिर भोज, फिर स्वराट, इस प्रकार के कई उपाधियों को धारण करता था। अब राजा बड़े बड़े यज्ञ कराने लगा था, जिससे उसकी सर्वोच्चता प्रदर्शित हो। ओके फ्रेंड्स, यज्ञ भी कई प्रकार के होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय, राजसूय यज्ञ, इस प्रकार से कई यज्ञ राजा कराते रहते थे। और इन यज्ञों में पशु बलि होती थी और अनाज का दुरुपयोग काफ़ी देखने को मिलता था आहुति में। अब राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। राजतंत्रात्मक थी लेकिन वंशानुगत नहीं थी,
क्योंकि अथर्ववेद में हमें राजा के निर्वाचन का सिद्धांत देखने को मिलता है, जबकि ऐतरेय से हमें राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। राजा उपाधि धारण करते थे और कई प्रकार के यज्ञ कराते थे। इससे उनका मानना था कि उनकी सर्वोच्चता लोगों तक पहुँचेगी। वो किस प्रकार के यज्ञ कराते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय। राजत्व का दैवीय सिद्धांत राजसूय यज्ञ से प्रदर्शित होता था। टैक्स, जिसे बलि भी कहते थे, यह स्वैच्छिक थी। ऋग्वेद में स्वैच्छिक थी, जिससे हम ऋग्वेद यानी पूर्व वैदिक काल में यह स्वैच्छिक थी। टैक्स जिसे हम बलि बोलते हैं, टैक्स बलि का कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। बलि का मतलब अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होता है टैक्स, जो राजा अपनी प्रजा से उसकी सुरक्षा के एवज में लेता था, उसे हम बलि कहते थे। ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में जहाँ यह बलि स्वैच्छिक होती थी, राजा बाध्य नहीं कर सकता था प्रजा को कि उसे इतना टैक्स देना ही है। वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते यह एक अनिवार्य प्रथा बन चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में बलि यानी टैक्स अनिवार्य था। प्रशासनिक अधिकारी को इस समय में रत्निन कहा जाता था। इनकी संख्या 12 थी, जिसमें से 2 सबसे प्रमुख माने जाते थे। एक था भागदूत यानी कर संग्रह करना, और एग्राहिका कोषाध्यक्ष। ये 2 प्रमुख हो जाते थे राजा के रत्निन, यानी राजा प्रशासन को चलाने के लिए जो जिन अधिकारियों की नियुक्ति करता था उन्हें रत्निन बोलते थे। उनकी संख्या 12 थी और उनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे। एक था भागदूत, जिसका कार्य यह था कि वह कर को संग्रह करता था, जबकि एग्रहिका जो था उसका कार्य कोषाध्यक्ष का था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है राजसूय यज्ञ। इसमें राजा रत्निनों के पास जाकर अपने समर्थन की आशा करता था। राजसूय यज्ञ यानी कि राजा का दैवीय सिद्धांत जिससे प्रदर्शित होता है, ये इसमें राजा क्या करता था, रत्निन यानी कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाता था और उनसे यह अपेक्षा करता था कि वह उनका समर्थन करेंगे। राजा निरंकुश नहीं था। इस काल में भी राजा निरंकुश नहीं था। टैक्स ठोस या विकसित नहीं था, यानी टैक्स यानी बलि जो था, बलि वह ठोस या कंफर्म नहीं था, एकदम विकसित डेवलप स्टेट में नहीं आया था। जबकि रत्निनों से समर्थन हासिल करने की आशा किया जाता था। राजा की निरंकुशता के लिए 2 चीज़ें थी। एक तो टैक्स राजा अपने अकॉर्डिंग ही नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता था कि फुल फ्लो में वह अपने अकॉर्डिंग टैक्स को लागू करे, और रत्निनों से अपने समर्थन की आशा करता था। इस प्रकार से राजा की निरंकुशता को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे यह आगे हुई, मतलब आगे देखने को मिलता है कि इस समय काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा टैक्स यानी बलि देना अब अनिवार्य हो गया था, जबकि पूर्व वैदिक काल में यह अनिवार्य व्यवस्था नहीं थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फिर अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।